और बड़ी खबर में बात तो चारा घोटाला मामले की। तो रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में आज चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से करीब 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में सुनवाई होगी। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से जुड़े मामले में आज से कोर्ट में अंतिम बहस की कार्रवाई शुरू होगी, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में लालू यादव समेत 110 आरोपी हैं। शुरू में इस केस में सीबीआई ने 170 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 147 के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। इसमें सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है। डोरंडा मामले में लॉकडाउन के बाद से सुनवाई बंद थी, फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 फरवरी से फिजिकल सुनवाई शुरू हुई है। इस समय लालू यादव दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे हैं। की है इसमें कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अभियोजन की तरफ से, सीबीआई की तरफ से उसमें बहस किया जाएगा। उसके बाद फिर डिफेंस की तरफ से बहस उसमें किया जाएगा। और अभी इस मामले में जो कि है बहस अभी चूँकि अभी कोरोना के वजह से पूरा कोर्ट फिजिकल अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, इसके वजह से जो अभी 2 दिन फिजिकल रखा गया है, एक मंगलवार को और फ्राइडे को माननीय न्यायालय की तरफ से जो रोस्टर सिस्टम किया गया उसमें 2 दिन फिजिकल रखा गया है। फिजिकल पर सुनवाई की जाएगी और फिजिकल पर ही हम लोग उसमें बहस करेंगे। और बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा के बाहर और सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, तो वहीं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी विधानसभा में खूब गूंजा। जो विषय है उस विषय को रखने का मौका आपको भरपूर। बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले ही महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। उस विषय को रखने का मौका आपको भरपूर है। दोनों तरफ के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में 100% झारखंडी भाई बहनों को रोजगार मिलने की गारंटी देने वाला जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाई थी रघुवर दास जी की सरकार में, उसको बिना किसी ठोस कारण से इस सरकार ने वापस लिया। वैसे समय में जब हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है उस नियोजन नीति के पक्षकार बन करके। एक तरफ विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक प्रश्नकाल में जुटे रहे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और विधायक प्रदीप यादव ने ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा उठाया। दोनों विधायकों ने दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की। मेरा निवेदन होगा सर कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में ओबीसी को उनके आबादी के अनुरूप आरक्षण मिल रहा है, उसी तरीके से हम लोगों के राज्य में भी यह किया जाए। हम चाहेंगे कि सरकार हमें बताए कि ये 27% आरक्षण ओबीसी के लिए सरकार कब तक काटेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया तो नाराज बीजेपी विधायक विल में आ गए। फिर कांग्रेस विधायक भी विल में आ गए, जिसकी वजह से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 7,323 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। दोपहर 2 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा तब भी नहीं थमा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी हंगामा होता रहा। विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया और सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। जो झूठ का पुलिंदा है उस पर कहता है कि इस पर बहस करिए, उस पर क्या बहस करेंगे। यहाँ के जो नौजवान जिससे पीड़ित है, प्रताड़ित है, जो रोज धरना पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आप लाठी चलाते हैं, तो उस पर नहीं बहस होनी चाहिए। हालांकि जिस नियोजन के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, उसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जल्द ही नई नियोजन नीति लाएगी। अभी तो एक सीढ़ी हम लोग चल ही रहे हैं और नियोजन नीति बस देखते रहिए। बजट सत्र के दूसरे दिन तो जमकर हंगामा हुआ ही। आने वाले दिनों में सदन का माहौल कैसा रहता है, ये देखना होगा। उस विषय को
देखने का मौका आपको। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश और निरंजन की रिपोर्ट। और अब आइए आपको बताते हैं कि नियोजन नीति पर आखिर इतना बवाल क्यों मचा है। क्या थी पुरानी नियोजन नीति जिस पर यह बवाल मचा है? तो देखिए, 14 जुलाई 2016 को पुरानी नियोजन नीति लागू हुई। तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी। झारखंड के 13 जिले अनुसूचित और 11 जिले गैर अनुसूचित बने थे। अनुसूचित जिलों में ग्रुप सी और डी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण था। आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि गैर अनुसूचित जिलों की नौकरी के लिए हर किसी को अप्लाई करने की छूट दी गई। रघुवर सरकार ने 10 साल के लिए नियोजन नीति ये बनाई थी। पुरानी नियोजन नीति को मौजूदा जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने गलत करार दिया। सरकार का कहना है कि झारखंड को 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों में बांटना गलत है। जेएमएम ने पूर्व की रघुवर सरकार पर राज्य के युवाओं से धोखे का आरोप लगाया और 3 फरवरी 2021 को हेमंत सरकार ने पुरानी नियोजन नीति रद्द कर दी। हेमंत सरकार ने नई नियोजन नीति लाने का ऐलान किया। नियोजन नीति रद्द करने से यूपी और बिहार के युवाओं को झटका लगा। वो गैर अनुसूचित जिलों में नौकरी के लिए अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाहरी लोग राज्य की नौकरियों पर दावा अब नहीं कर पाएंगे। हेमंत सरकार 3 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से राजधानी वासियों को भी काफी उम्मीदें हैं। न्यूज 18 से बातचीत में लोगों ने राज्य सरकार से हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सुधार की मांग की, तो व्यापार, कानून व्यवस्था और कृषि को बजट में तरजीह देने का सुझाव दिया। रांची में लोगों से बातचीत के हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बजट का मतलब आम लोग यही समझते हैं कि बजट केंद्र सरकार का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजट राज्य सरकार भी पेश करती है और कल हेमंत सरकार 3 मार्च को अपना बजट ला रही है। हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि वास्तव में राज्य सरकार की जो बजट है उनसे लोगों की क्या उम्मीदें हैं। वास्तव में कल जो हेमंत सरकार जो बजट लेकर आ रही है सर, आप लोग उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि बजट में क्या कुछ खास होगा हम लोगों के लिए? बजट में हम यही चाहेंगे, रांची झारखंड की राजधानी है। पिछले 20 वर्षों से झारखंड बना के आज तक 24 घंटा बिजली नहीं है। कल भी दिन भर बिजली आती जाती रही है। हम सरकार से आगे का बजट कैसा बनाइए, तो सस्ती बिजली दीजिए। दिल्ली में लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है, गरीबों को मिल रही है, हमें मिलनी चाहिए। और साथ में बिजली 24 घंटा चाहिए, हमारा अधिकार है रांची का राजधानी के नागरिक होने के नाते। हम चाहते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस जो भी और जो क्या बोलते हैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बंद है अभी तक, वो खुल जाए ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं खुल गए, अब खुल रहे हैं। नहीं शायद बोले कि कल सेंट्रल गाइडलाइन से शायद आगे बढ़ गया। हाँ तो ठीक है, इसका जो है बढ़िया से पढ़ाई हो, लिखाई हो। कहना चाहता हूँ कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाए, बिजली सुधर जाए। अब गर्मी आने वाली है, पानी के लोग परेशान हैं, लोगों को सामान्य जनजीवन जीने की उम्मीद है। तो हमारे हेमंत सरकार की गुजारिश है कि वो स्टेट को का बजट ऐसा पेश करे जो स्टेट को फायदा हो। मेरा कहना है कि अभी हेल्थ जो है सबसे फोकस पॉइंट है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम अभी कोरोना काल में समझ में आ गया कि एकदम ख़त्म है। इस पे सरकार का बजट बढ़ना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत सारे अशिक्षित हैं, उसको एजुकेटेड बनाया जाए। जो हम जो टैक्स देते हैं और टैक्स जो पेई है उसको भी थोड़ा सा राहत मिलना चाहिए। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, दिल्ली स्टाइल होना चाहिए। दिल्ली में जैसा जी बजट को लेकर बिल्कुल कई अहम मुद्दे यहाँ से उठाए गए हैं। साथ ही जो बजट को लेकर केंद्र सरकार के पहचान की मुहर है, उम्मीद है कि हेमंत सरकार उस बजट पर राज्य सरकार की एक मुहर लगाएगी। साथ ही जिस तरीके से मॉर्निंग वॉक लोगों को फिट रखता है, बजट भी राज्य की सेहत को उतना ही फिट रखता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के कई शहरों में घर घर पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई की जाती है। सरकार और प्रशासन की तरफ से उन शहरों में पानी सप्लाई को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाया जाता है, लेकिन इस पानी की सच्चाई क्या है? क्या सप्लाई का पानी पीने के लायक होता है? इसे लेकर हमारी पड़ताल में पानी की सप्लाई को लेकर कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। क्या रांची में पीने लायक है सप्लाई का पानी? क्या बीमारियों की जड़ है सप्लाई का पानी? क्या है झारखंड में सप्लाई के पानी का सच? मन को मोह लेने वाला यह खूबसूरत नजारा रांची के कांके डैम का है।
मगर खूबसूरती से बड़ी खासियत ये है कि इसी कांके डैम से रांची की 20% आबादी को पानी की सप्लाई होती है। जानकारी के लिए बता दें कि औसतन 2128 फीट जल संग्रह की क्षमता वाले इसी डैम से हर रोज रांची में 40 लाख गैलन पानी की सप्लाई होती है, जिसे डैम के पास बने इस ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है। सप्लाई से पहले हर रोज पानी की गुणवत्ता को जांचा परखा भी जाता है, मगर लोग कहते हैं कि पीना तो छोड़िए, सप्लाई का पानी नहाने लायक भी नहीं होता। लोग खरीद के बोतल पानी मंगवाते हैं और यहाँ कांके डैम का पानी एकदम सही नहीं आता है और गंदा भी आता है और नहाने में खुजली भी होता है। कपड़ा धोने लायक भी पानी नहीं है ये। बस पानी का इस्तेमाल हम लोग केवल कपड़ा धोने, बर्तन धोने इसी के लिए कर सकते हैं और ना पीने के लिए कर सकते हैं, ना खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। कभी कभी तो इतना महक भी आता है पानी से, बिसर बिसर टाइप का एकदम। और ये जो है नहाने पर क्या कुछ स्किन रोग भी है? हाँ, नहाने अगर नहा लीजिए बिना डेटॉल डाले हुए तो पूरा बदन में खुजली हो जाता है, दाना दाना निकल जाता है। गोंदा इलाके के लोगों से सप्लाई का पानी का सच सुनने के बाद हम कांके रोड और CMPDI इलाके में पहुंचे, मगर यहाँ पानी का सच प्रमाण के साथ सामने आया। ये कांके रोड इलाके में रहने वाले बलराम जायसवाल हैं, जिन्होंने हमें मशीन से पानी की गुणवत्ता का लाइव टेस्ट करके दिखाया। ये कांके डैम के पानी का फिल्टर कर रहे हैं क्या, जांच कर रहे हैं पीएच से? हाँ, पीएच जांच कर रहे हैं। जो मेरे हाथ में गिलास है ये फिल्टर पानी है जो आज सुबह सप्लाई किया गया है। इसका देख सकते हैं कितना है, 3.3 दिखा रहा है, लेकिन 7.5 मिनिमम रहना चाहिए पीने के लिए। तो ये पानी समझ सकते हैं कितना दूषित है, साफ। तो आप लोग इसका इस्तेमाल क्या पीने के लिए नहीं करते हैं? पीने के लिए हम लोग पूरा कांके रोड नहीं करते पानी, कोई भी लोग। हम लोग सिर्फ नहाने और कपड़ा धोने पे दो ही चुके। नहाने में भी बड़ी सावधानी है। अब ये समझिए कि पानी की क्वालिटी टेस्ट का पैमाना क्या है। TDS और pH लेवल पानी की जांच के दो पैमाने हैं। पानी में TDS की मात्रा 0 से 500 ppm है तो पीने लायक है। पानी का pH लेवल 6.5 से 8.5 है तो पानी पीने लायक है। मगर यहां हमें पानी का pH लेवल 3.3 मिला, जो कि मानक से बेहद कम है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की जांच नहीं की जाती? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए हम ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचे। जो पानी आ रहा है बहुत गंदा आ रहा है, बोले कि हम इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और सालों से बता रहे हैं समस्या। सर ऐसा तो जब से हम यहाँ पे करीब 1.5 साल से हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो तो अभी आप लोग आए हैं, आप लोग भी चल करके देख सकते हैं पानी को और खुद उसका अनुमान लगा सकते हैं। पानी की पड़ताल करते हुए हम कांके डैम के उस लेबोरेटरी में भी पहुंचे, जहां ट्रीटमेंट के बाद और सप्लाई से पहले हर बार पानी की क्वालिटी का टेस्ट किया जाता है। देखिए हमें यहाँ क्या देखने को मिला। देखिए आज जो हमने अभी पानी मंगवाया है तो उसने हमने pH टेस्ट किया है, जिसका हमारा देखिए इसके साथ हम इसको मैच कराएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे आ रहा है 6.5 और 8.5 के बीच का कलर है। जो मैं देख रहा हूँ 6 से 6.5 के बीच में है। नहीं, 6.5 टू 8.5 के बीच में है, जो कि हमको पीने के लिए चाहिए होता है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारा जो pH है वो हमारा 6.5 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए, तब हम उस पानी को पी सकते हैं। अदरवाइज वो पानी हमारे लिए खराब होगा। ये हमारा अभी अल्कलाइन वाटर हो गया, हम लोग एसिडिक पानी नहीं पी सकते हैं। ठीक है। सवाल है कि जो पानी ट्रीटमेंट प्लांट में मानकों पर खरा उतरता है, वहीं घर में लगे नल से निकलने के बाद खराब कैसे हो जाता है? बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है शहर में नालियों के पास से गुजरने वाला पाइपलाइन। आज के कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, लेकिन उसका कारण था कि वहाँ पे पाइप फटा हुआ था और पाइप नाली से गुजरा था, तो बिल्कुल वहाँ पे पाइप का पानी जा रहा था। वो उसका क्या बोलते हैं, उसका परसों दिन उसका निराकरण हो चुका है। सवाल है कि जब सप्लाई के लिए पानी को ट्रीट करने पर
लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं तो उन्हें घर घर पहुंचाने वाले पाइपलाइन को पूरी तरह व्यवस्थित क्यों नहीं किया जा रहा है? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची के बाद अब आपको झारखंड की उपराजधानी दुमका में वाटर सप्लाई की हकीकत दिखाते हैं। दुमका के साथ गोड्डा, पलामू और गढ़वा में भी जलापूर्ति का सच हैरान करने वाला है। दुमका का शिव पहाड़ मोहल्ले में सड़क किनारे एक चौकोर गड्ढा और गड्ढे में कचरे का अंबार। मगर ये गड्ढा कचरा फेंकने के लिए नहीं बना, बल्कि ये तो यहाँ से गुजरने वाली सप्लाई पाइपलाइन का पॉइंट है। दुमका वासी कितना शुद्ध पानी पीते हैं, आज हम आपको उसका नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। हम अभी शिव पहाड़ मोहल्ला में हैं और ये देखिए, ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का इस ऊपर जो है पहाड़ पे एक मोटर है, टंकी है और उसका यह की पॉइंट है। और की पॉइंट की स्थिति देखिए, जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसको अगर हम नीचे देखें तो ये प्रतिदिन निश्चित रूप से यह कंट्रोल होता है यहाँ से पानी, और ये की भी है जो अभी फिलहाल पानी के अंदर है और ऊपर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। और यहीं से जो है जो पानी की आपूर्ति नीचे के मोहल्ले में होती है। जब इससे रिस कर पानी निश्चित रूप से पाइप में जाता होगा और वही पानी जो है घर घर आपूर्ति होती है और लोग पीते हैं। कितना स्वास्थ्यवर्धक है इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या स्थिति है, कितना शुद्ध पानी पीते हैं लोग यहाँ पे? देखिए, पीएचडी विभाग का दुमका उपराजधानी में जितने भी जंक्शन है सब खुला पड़ा हुआ है, जिसमें गंदे पानी जाते हैं, नाली के पानी जाते हैं, लोग वही पीने के लिए विवश है। अब गोड्डा का हाल देखिए। नाले की तरह दिखाई दे रही ये कझिया नदी है, जिसके गंदे पानी को 2 पंप के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। मगर ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक कितने साफ हैं, ये आप खुद देखिए। हर तरफ काई और गंदगी जमा है। यही पानी यहाँ से टैंक तक जाता है। यहाँ से चुनिंदा जगहों पर सप्लाई होती है, मगर लोगों को पानी रोज नहीं मिल पाता है। खाली बर्तन वापस जा रहे हैं सर, 4 दिन के बाद आज पानी आया है। अच्छा, और आज पानी दिया है, तब देखिए फिर कल देगा नहीं देगा। हम लोग पीने का बहुत दिक्कत होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो रोज यहाँ आसरा लगा के आते हैं ना? आसरा लगा के आते हैं, अब पानी ले जाते हैं। यहाँ पानी हम लोग नहीं ले जाएंगे, हम लोग को पीने के लिए होगा। अब पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में जलापूर्ति का सच देखिए। कहने को तो सप्लाई वाला पानी कोयल नदी का होता है, मगर यहाँ से पानी पंप के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजा जाता है। वहाँ की हकीकत देखिए कि यहाँ से पाइप के माध्यम से सीधा नदी से पानी लिया जाता है। चूँकि दोनों जैकवेल यहाँ के खराब है, इसलिए सीधा पानी नदी से लिया जा रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो हैं बड़े बड़े नाले के गंदे पानी यहाँ पे आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंदे गंदे नाले के जो हैं बड़े नाले के पानी यहाँ पे आते हैं, जो शहर के कई नाले इस कोयल नदी में कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं कितना दूषित पानी है और यही पानी सीधा यहाँ पाइप के माध्यम से उठाया जाता है। ये काला पानी ही पंप के जरिए इस ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है। मगर जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो उसने क्या देखा, आप भी देखिए। देख सकते हैं कि क्या हालात है। हालांकि आप देख सकते हैं कि अभी कैमरे की जब नज़र पड़ी तो ये ऑपरेटर बोरे में थोड़ी सी ब्लीचिंग लेकर डालने के लिए जा रहे हैं। हालांकि स्टॉक में अभी ब्लीचिंग नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राजस्थान तिवारी। क्या अभी कर रहे थे आप? ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे थे। तो इससे पहले तो आप नहीं डाल रहे थे? डलाया था पहले, रात वाला डाला था। स्टॉक भी नहीं है। अब जो हम लोग को मिलता है वो डालते हैं। गढ़वा शहर का तो और भी बुरा हाल है। जिस सरस्वतिया नदी के पानी को टैंकर के जरिए सप्लाई किया जाता है वो पूरी तरह नाले में तब्दील हो चुकी है और लोग अभी से पानी के लिए तरसने और भटकने लगे हैं। हम लोग को पानी का बहुत परेशानी होता है गर्मी के दिनों में। और रहा बात की पानी टैंकर से आता है,
मगर पीने लायक पानी नहीं आता है, ठीक है। और पानी जिसके तिसके यहाँ से पानी मांगकर काम चलाया जाता है। और सामने हमारे पीछे एक बोरिंग है, वो अबर से तो निकलने भी नहीं पाएगा और बन भी नहीं पाएगा। तो इसका सुविधा गर्मी के दिन में हर हाल में हम लोग को जरूरी है। लेकिन गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष का दावा यह है कि हमारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत ही नहीं। जहाँ तक गढ़वा नगर परिषद का सवाल है, 31 सोलर सिस्टम डीप बोर कराई गई है, जिसमें कि कम से कम 28 सोलर सिस्टम बोर सभी जगह चल रहा है। इस वर्ष शहरी जल आपूर्ति योजना का काम भी हमको लगता है कि मई तक पूरा कंप्लीट होने के आसार है। और अगर पानी की कोई प्रॉब्लम होगी तो टैंकर से भी नगर पालिका मोहल्ले वार्ड वो पानी की व्यवस्था कराएगी। हमको नहीं लगता है कि इस वर्ष पानी को गढ़वा नगर परिषद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने दिया जाएगा। इन दावों की सच्चाई भी जल्द ही सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी तो गर्मी शुरू हुई है। दुमका से पंचम कुमार झा, गोड्डा से अजीत सिंह और पलामू से नीलकमल के साथ शैलेंद्र कुमार, गढ़वा न्यूज 18। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।